चलिए, गुड इवनिंग। तो हम आज करंट अफेयर सीरीज में कुंभलगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील घोषित किया है। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन ESZ ये होते क्या हैं, कौन इनको डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर करने का लीगल फ्रेमवर्क क्या है, राजस्थान में कितने इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित किए जा चुके, कितनी संख्या है, घोषित करने के बाद वहां क्या बदल जाता है, और साथ में कुंभलगढ़ का बैकग्राउंड, ये कब स्थापित किया गया, इससे संबंधित क्या बातें, कौन से पक्षी कितने जिलों में कहां कहां पाया जाता है, चूंकि करंट अफेयर में चर्चा में है तो वो सारी जानकारी हम लेंगे और लास्ट में एक सवाल भी सोल्व करेंगे। तो आज का करंट अफेयर का टॉपिक क्या है कि कुंभलगढ़ को नया इको सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित किया है। किसने? पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसने डिक्लेयर किया है। अब ये डिक्लेयर कर देने के बाद क्या हो जाएगा, या पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि इको सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। तो अपने देश में 1986 में एक अधिनियम बना है जिसका नाम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उस एक्ट के तहत इको सेंसिटिव जोन या पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। अपने देश के अंदर पर्यावरण की नीति बनी थी 2006 में। उससे पहले भी अगर हम बात करें तो एक फेमस पर्यावरणविद जिनकी पिछले दिनों जो है वो मृत्यु हो गई थी, माधव गौडगिल, उन्होंने भी इको सेंसिटिव जोन के रूप में अपनी जो है वो रिकमेंडेशन दी थी वेस्टर्न घाट के संदर्भ में खास करके। तो कई बार ये चर्चा में आती है, अपनी जयपुर में भी नाहरगढ़ के आसपास के एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन कहते हैं, उसके बाद भी वहां पर अवैध बसावट या कॉलोनी काटी जाती है, इस तरीके की खबरें आती है। जेडीए पहुंचता है और उन कॉलोनी को हटाता है फिर वापस से, क्योंकि वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में आ जाती है। तो खूब सारी ऐसी चर्चा आती रहती है। तो आखिर ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होते क्या है? तो अपने 2006 की जो पर्यावरण नीति है उसके अनुसार अपने देश में पहले से कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया मतलब PA, कौन हो सकता है प्रोटेक्टेड एरिया? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, या और भी सरकार ने किसी नोटिफिकेशन के तहत उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया है। इसका मीनिंग क्या? अब वहां पर उस प्रोटेक्टेड एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी, मानव गतिविधियां या तो बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी या बिल्कुल सीमित कर दी जाती है ना। अलग अलग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नियम अलग अलग होते हैं, इसलिए डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया है। लेकिन एक बात सब में कॉमन है कि वहां पर मानवीय गतिविधियों को सीमित और कम कर दिया जाता है, लिमिटेड कर दिया जाता है। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया सरकार ने डिक्लेयर कर दिया उसमें तो ह्यूमन एक्टिविटी सीमित हो गई, लेकिन इसके चारों तरफ जो एरिया है यहां पर तो मनुष्य रहता है, क्योंकि ये तो प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है। अब मनुष्य यहां रहता है तो यहां पर खेती भी करता है, यहां पर माइनिंग भी करता है, यहां पर शहर भी बसाता है, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, विभिन्न पॉल्यूशन वाली गतिविधियां भी करती है। तो अगर प्रोटेक्टेड एरिया के बिल्कुल एडजेसेंट, बाहर बिल्कुल समीप मनुष्य की ये गतिविधियां होती रही तो उसका प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस प्रोटेक्टेड एरिया में रहने वाले वन्य जीव जंतुओं पर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी पड़ता है। तो फिर क्या किया जाए? प्रोटेक्टेड एरिया का कंसेप्ट तो कमजोर पड़ जाएगा इससे। तो अगर प्रोटेक्टेड एरिया के बिल्कुल बाहर, जैसे ही प्रोटेक्टेड एरिया खत्म हुआ और वहां पर मानव की मुख्य धारा की गतिविधि, माइनिंग, इंडस्ट्री, वो सब अगर हुई तो उसका बुरा प्रभाव अंदर वाले प्रोटेक्टेड एरिया के जीवों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फिर क्या किया जाए? किया यह जाए कि ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है और जहां मानव रहता है उसके बीच में एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए, मतलब एक शॉक एब्जॉर्बर यानी कि झटका को सहन करने वाला एक ऐसा क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, जिससे क्या होगा, यहां पर बाहर मनुष्य रहेगा, मनुष्य रहेगा यहां पर, तो मनुष्य की गतिविधियों का सीधा बुरा प्रभाव प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं पड़ेगा। बीच में ये बफर जोन के रूप में, मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में कौन काम करेंगे? इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन।
तो देश में जो प्रोटेक्टेड एरिया है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके चारों तरफ बफर जोन के रूप में क्या डिक्लेयर किए जाते हैं? ESZ। उसका कंसेप्ट से फायदा क्या होगा कि मानव की गतिविधियों का सीधा प्रभाव प्रोटेक्टेड एरिया में रहने वाले जीव जंतु या पर्यावरण पर नहीं पड़ेगा, ये बीच में बफर जोन की भांति काम करेगा। ये है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। अब इसको जो है वो भारत की पर्यावरण नीति 2006 के तहत इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया था, इसको डिफाइन किया था, परिभाषा दी थी, जिसमें देश में ऐसे कोई भी लैंडस्केप यानी कि जो जमीन वाले क्षेत्र, वन्य जीवों के पाए जाने के क्षेत्र या बायोडाइवर्सिटी वाला या हिस्टोरिकली या प्राकृतिक रूप से इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन उसके चारों तरफ डिक्लेयर करने चाहिए, ताकि मानव की गतिविधियों का प्रभाव उसके ऊपर डायरेक्टली ना पड़े। हमारी जो राष्ट्रीय नेशनल वर्क प्लान फॉर जो है वो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है वो 2002 से 2016 के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों के चारों तरफ, प्रोटेक्टेड एरिया के चारों तरफ या प्रोटेक्टेड एरिया से दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया में, जैसे हाथी या नीलगाय या कोई भी हिरण वगैरह जो जानवर आते जाते हैं, उनको बोलते हैं उसका माइग्रेशन कॉरिडोर। तो प्रोटेक्टेड एरिया, उनके माइग्रेशन कॉरिडोर के चारों तरफ या अन्य कोई भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, उसको बचाने के लिए उसके चारों तरफ क्या डिक्लेयर करें? ESZ। उसके लिए एक्ट कौन सा होगा? पर्यावरण सुरक्षा या संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उसको डिक्लेयर किया जाए। अच्छा, ये बिल्कुल यही सेम बात है कि इसकी प्रोटेक्टेड एरिया की क्वालिटी को गिरावट से रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन। तो ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट है, अगर आपको कहीं लिखने पड़े तो क्यों ये ESZ कंसेप्ट चर्चा में आया। अब अपन मूल मुद्दे पे लौटते हैं कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन की बात कर ली, अब कुंभलगढ़ के चारों तरफ इसको डिक्लेयर किया गया है, तो उसमें क्या क्या चीजें डिटेल की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम वापस से कुंभलगढ़ वाले एरिया पे आए, तो कुंभलगढ़ के चारों तरफ इसको डिक्लेयर किया है, तो ये शॉक अब्जॉर्बर के रूप में काम करेगा, जिससे कि मनुष्य की गतिविधियों का वन्य जीव और प्राकृतिक आवासों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1986 के अधिनियम के तहत ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तीन चीजें इसके बारे में, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होगा उसका विस्तार और भौगोलिक सीमा क्या होगी, जो अपना कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके चारों तरफ के एरिया में जीरो से, जैसे ये कुंभलगढ़ एरिया है ये 0, और यहां से 1 किलोमीटर दूर वाले एरिया तक क्या डिक्लेयर कर दिया है अब? ESZ। कितने जिलों में आएगा ये ESZ? 3 जिले। कितने गांव इन 3 जिलों के? 94 गांव। वो 3 जिले कौन से हैं? राजसमंद, उदयपुर और पाली। टोटल ये ESZ का एरिया है, ये कितना होगा? 243.47 किलोमीटर। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, खास करके ये तो अपने लिए मोटा मोटी सवाल याद रखने लायक बात है कि ये जो कुंभलगढ़ के चारों तरफ ESZ घोषित किया है वो 3 जिलों में है, राजसमंद, उदयपुर और पाली। ठीक है, और ये इसकी दूरी कितनी रखी है? 0 से 1 किलोमीटर का एरिया रखा है। अच्छा, इस 1 किलोमीटर ES वाले Z वाले एरिया में क्या तो अलाउ है, किसको रेगुलेट किया और किसको बैन किया? 3 कैटेगरी में बांट के इसको हम समझ सकते हैं। जब ये तो कुंभलगढ़ का मान लो कि अपना क्या हो गया, प्रोटेक्टेड एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इसके चारों तरफ ये जो 94 गांव हैं और ये 3 जिले हैं, अब क्या यहाँ के लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे? खेती भी नहीं कर पाएंगे, या एक पत्थर इधर से उधर उठा के भी नहीं रख पाएंगे, अपने घरों के अंदर कोई भी गाड़ी लेके नहीं जा पाएंगे, या और कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, या अब इन गांवों में कोई स्कूल, कॉलेज या फिर यहाँ के अत्याधुनिक जीवन शैली वाले युवा मान लो कि रात को डीजे लगा के डांस करना चाहते हैं, या फिर बालाजी भैरू जी महाराज का जागरण स्वामणी भंडारा करना चाहते हैं, तो वो क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे? ये बात भी तो सोचने लायक है। ये 94 गांव वाले जो है ये कह देंगे साहब हमारा क्या कसूर है, हम भी आधुनिक जीवन शैली जीना चाहते हैं और हम भी भारत के नागरिक हैं और हमारा भी राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है, और ये PIL लगाने पहुंच जाए क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि हमने क्या बिगाड़ा है, हमारा भी तो अधिकार है। तो फिर इनको कुछ तो अलाउ किया गया है, कुछ रेगुलेट किया है और कुछ क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। 3 कैटेगरी में चीजें बांटी है। तो 3 कैटेगरी में क्या क्या चीजें बांटी है? सबसे पहले पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। क्या? कॉमर्शियल लेवल पर माइनिंग नहीं होगी, यानी कि सरकार पट्टे जारी नहीं करेगी और वहां पर कॉमर्शियल लेवल पर बड़ी ब्लास्टिंग कर करके और माइनिंग नहीं की जा सके। दूसरा, पत्थर की जो माइनिंग करने के बाद पीसने वाली इकाइयां, जो पत्थरों की क्रशर यूनिट लगी थी, वो नहीं होगा। प्रदूषण फैलाने वाले नई इंडस्ट्री नहीं, ईंट के भट्टे नहीं खुलेंगे और नई जो है वो हाइडल प्रोजेक्ट
जल विद्युत की परियोजना इस क्षेत्र में नई और नए विंड मिल, नई पवन चक्कियां यहां पर लगाई जा सके। ये चीज तो क्या कर दी पूरी तरीके से बैन। अब रेगुलेट क्या किया है? रेगुलेट ये किया है कि पुराने वाले जो होटल खुले हुए इस एरिया में वो चलते रहेंगे, नए होटल की और रिजॉर्ट की अनुमति नहीं मिलेगी। कितने एरिया में? कुंभलगढ़ से लगते हुए 1 किलोमीटर के एरिया में बिल्कुल नहीं। पेड़ों की कटाई बिल्कुल भी नहीं, पूछना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। इस एरिया में पेड़ों की कटाई तो नहीं, पुराने जो काट लिए वो ठीक है। और रात के समय पर जो कॉमर्शियल व्हीकल ट्रक वगैरह चलते हैं और सारे, उनकी यहां पर एंट्री आवागमन जो है वो रेगुलेट कर दिया गया, बैन। लोकल एरिया बहुत जरूरी है, उस एरिया ठीक है, बाकी उधर से रास्ता, आम रास्ता ऐसा कुछ नहीं है। अनुमति किसकी है? जो लोग यहां रहते हैं वो अपनी खेती कर रहे हैं, करते रहेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। यहां पर बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए नए तालाब, झील, नाड़ी वगैरह वो सब बनाए जाएंगे। और साथ में कोई हैंडीक्राफ्ट टाइप का, हाथों से चलने वाला छोटा मोटा कुटीर उद्योग जिसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन वो सब नहीं होता है, उसको क्या किया गया है? अलाउ। तो अलाउ के इसमें क्या है? खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और छोटी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री को अलाउ किया गया है। और साथ में बरसात वगैरह के पानी के इकट्ठा करने के लिए कोई तालाब वगैरह, पौंड बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाओ। अच्छा, उसके बाद में आगे वाली बात कि उसका जो ये डिक्लेयर तो कर दिया सरकार ने, भाई ये ईएसजेड है। अब ये ईएसजेड के नियम कौन मानेगा, क्या होगा, वो सब चीजें, उसके लिए क्या, अब राज्य सरकार को एक मॉनिटरी कमेटी बनानी पड़ेगी। और इस मॉनिटरी कमेटी के जो है वो अधिसूचना में जो भी प्रोविजंस है उनको लागू करने के लिए या तो उस एरिया का जो संभागीय आयुक्त है, बड़ा सीनियर आईएएस होता है, या उस जिले के तीनों जिलों के कलेक्टर, उनको अपने ईएसजेड में जो इस नोटिफिकेशन में बातें कही गई है, ये पहले वाली तीनों, उनको लागू करवाना पड़ेगा। और साथ में अब नए सिरे से इस एरिया का जोनल प्लान तैयार करना पड़ेगा, जिसके अनुसार ये चीजें तो अलाउ है, ये चीजें रेगुलेट हैं और ये चीजें प्रतिबंधित है। उनको लागू करने के लिए 2 साल के भीतर भीतर ये काम करना पड़ेगा। स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर मास्टर प्लान, जोनल मास्टर प्लान तैयार करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद में इसको करने से क्या लाभ हो जाएगा, क्या महत्व है इस बात का? अगर ईएसजेड घोषित कर दिया तो क्या, अपने अरावली क्षेत्र जो है वो पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीकरण रोक के रखती है। अगर ईएसजेड होगा, माइनिंग वगैरह नहीं होगी, अरावली बची रहेगी, तो किसका विस्तार नहीं होगा? डेजर्टिफिकेशन का विस्तार नहीं होगा, थार के मरुस्थल को रोकेगी। दूसरा, बनास और लूनी नदी जो है उनका आसपास का कैचमेंट एरिया, नदियों के पानी बह के आता है। अगर माइनिंग करते हैं तो बीच में बड़े बड़े गड्ढे होते हैं और अरावली की पहाड़ियों से जो पानी उतरता है वो नदी के बहाव क्षेत्र तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो वो इंटैक्ट रहेगा, तो इन नदियों का जो है वो वापस से स्ट्रीम फ्लो, इन नदियों का बहाव वापस से बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो उस नदी का इकोसिस्टम वापस से अच्छा बनेगा। उसके बाद में टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ का, अभी अपने राजस्थान के अंदर जो टाइगर रिजर्व है वो कौन से हैं? एक तो है रणथंबोर, एक है सरिस्का, एक है मुकुंदरा हिल्स, एक है रामगढ़ विस्तारी और एक धौलपुर करौली क्षेत्र, 5 है। छठे के रूप में किसको प्रस्तावित? कुंभलगढ़ वाले को। तो अगर उसके चारों तरफ इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित किया गया तो ज्यादा बेहतर तरीके से टाइगर रिजर्व को अपने दावा है वो मजबूत हो जाएगा और उसको अप्रूवल मिलने के चांस पूरा पूरा उसमें। कुंभलगढ़ को 5 में नहीं, 5 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 5 तो ऑलरेडी है, तो छठवें के रूप में इसको जो है वो मान्यता, हो सकता है इसको अप्लाई शायद पहले किया हो, लेकिन 5 ऑलरेडी है, तो ये अगर डिक्लेयर किया जाएगा तो कौन सा होगा? छठा होगा, छठा होगा, है ना? इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम देखें तो ये अपना कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कब डिक्लेयर किया गया? 1971 में। अच्छा, ये पोजीशन कहां पर है? ये 3 जिले जिनके अंदर ये इसको डिक्लेयर किया गया, राजसमंद, उदयपुर और पाली जिलों में है। कुंभलगढ़ किले को क्या यूनेस्को का हेरिटेज साइट का दर्जा है क्या? बिल्कुल डिक्लेयर। अगर ये ईएसजेड होगा तो ये जो कुंभलगढ़ का किला उसको प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? टूरिज्म वगैरह सब रेगुलेट होगा। अरावली पर्वतमाला की इस एरिया में 4 श्रेणियां शामिल हैं, कुंभलगढ़, देसूरी, ये बोखड़ा और सादड़ी। ये जो है टोटल एरिया कितना है कुंभलगढ़ का? कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 610.5 वर्ग किलोमीटर। कौन सी वन्य जीव यहां पर? तेंदुआ तो सबसे ज्यादा, लेपर्ड, सफारी, पाली और उसके आसपास के एरिया में, है ना? तो तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्गा, जंगली बिंग, पेंगोलिन, है ना? इसके पिछले दिनों शिकार वगैरह खूब सारा है और इसकी जो वो स्किन वगैरह की तस्करी, पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन जो चीटी वीटी खाता है वैसे वाला, तो इसकी खूब सारी चर्चा हुई थी। इसके अलावा नीलगाय, चिंकारा। यहां पर जो पक्षियों में खास करके पाई जाती है वो पेंटेड फ्रेंकोलिन और ग्रे वाइल्ड फाउल, है ना?
और लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों के लिए और बनास नदी के जल ग्रहण का क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये अपना कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अब टोटल क्या कुंभलगढ़ पहला ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित किया गया राजस्थान में, इससे पहले भी है? टोटल कितने हो गए हैं? 19 जो है वो हो गए हैं अब तक। अब ये पूछ लिया जाए कि कौन से वाला एरिया है, कौन से वाला एरिया नहीं है, तो उसकी एक सूची अपन ने तैयार कर ली है और 19वें नंबर का कौन सा है? कुंभलगढ़ है ना। तो ये सारी बातें अपन ने इसमें साथ में शामिल की है। तो आप इस सूची को एक बार सरसरी तौर पर देख ले कौन सी है। राजस्थान ज्योग्राफी में शायद आपको बताया भी गया होगा ये, है ना, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन कौन से हैं। अब ये सवाल सोल्व करके बताओ तो दिखा कितना का आपने सीखा है। हैं? देखा लापरवाही का नतीजा है। कुंभलगढ़ क्या लिख दिया? किला है ही तो, इसमें क्या है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, हमने कोई डेट का जिक्र किया क्या, कितनी तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ? तो आप कैसे एज्यूम कर लेते हो अपने आप ही? क्या ऑप्शन ये तो गलत नहीं हो जाएगा क्या? तो अच्छा जनवरी, अच्छा ये सॉरी ऑप्शन है ये एक, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? मैं इसको सॉरी, मैं इसको 1 जनवरी मान रहा था, है ना। तो कौन सी तारीख वाली है? हाँ, तो कौन से वाला काउंट होगा इसमें? ये 1 नंबर ऑप्शन है, जनवरी 2026 में 20 या 21 जनवरी को इसको नोटिफाई किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन से कथन का चयन करना है? सत्य कथन। ठीक है, तो कल किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।